ऑन करिए। प्रिय छात्र एवं छात्राएं सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग टेट दे चुके हैं, सुपर टेट की तैयारी में लगे होंगे और उसके लिए मैं कुछ उपयोगी प्रश्न लेकर आया हूं। अभी केवल आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए पढ़ाया नहीं जा रहा है और कुछ उपयोगी प्रश्न हैं, इसके माध्यम से मैं प्रारंभ कर रहा हूं सुपर टेट पढ़ाने के लिए। संस्कृत के जितने भी उपयोगी प्रश्न होंगे, अभी तो केवल दिखाया जा रहा है कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बाद जो पढ़ाएंगे तो और महत्वपूर्ण होगा। ये तो महत्वपूर्ण होगा ही। तो देखते हैं, कुछ प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो इसका फीडबैक दीजिएगा। देखते हैं, निष्फल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। और निष्फल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर कोई संधि है नहीं, फिर भी निष्फल का निस्धन फल होगा। और जब यह संधि होगा तो यहाँ पर ये है निस है और निस्धन फल। यहाँ पर इष्टुत संधि का एक सूत्र आता, लेकिन वह होगा नहीं, यहाँ पर अपवाद स्वरूप होगा। और इस स का आपका हो जाएगा कौन सा? मूर्धन्य स हो जाएगा निष्फल। यदि आप लोग क्लास लेंगे सुपर टेट का तो उसमें मैं बाद में बताऊंगा इसको विस्तार से कि किस सूत्र से या अपवाद स्वरूप कैसे ये दंत स का मूर्धन्य स हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपेक्षा शब्द है और इसमें पूछा शब्द में संधि का विच्छेद करना है। अब यहाँ पर उपेधन इच्छा होगा नहीं, और उपेधन इच्छा ये भी नहीं होगा, और उपधन इच्छा ये होगा आपका, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? उपधन इच्छा, और इसमें उप में आ है और इच्छा का ई दोनों मिला करके ए बन गए हैं, और ये होगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? उपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उत्थान का संधि विच्छेद होगा। उत्थान का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक संधि है जिसका नाम है चर्तु संधि। उसमें जो होता है कि तृतीय शब्द का प्रथम शब्द हो जाता है। तृतीय वर्ग का तृतीय वर्ण का, वर्गों का तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण हो जाएगा खर-च सूत्र से। लेकिन केवल आपको मैं विच्छेद बताना चाहूँगा, जब क्लास लिया जाएगा उसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो इसका होगा उद्धन थान, ये होगा उत्थान। चौथा ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं। तनवंगी पद में संधि है, संधि का नाम पूछा है। तो तनवंगी में होगा आपका यड़ संधि होगा, और इसका मैं विच्छेद बता दे रहा हूँ। तनवंगी का तनु धन अंगी। अब इसको जब हम संधि करेंगे त न उ और धन अंगी ये है, और उ का सूत्र के अनुसार वह बन जाएगा त न व और धन अंगी। चाहे ऐसे लिखें हम, चाहे ऐसे लिखें, और हो जाएगा तनवंगी। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन दिया है सकट धन और सकटारी पद में संधि। सकटारी पद में संधि होगा। और देखिए, अगर हम सही से पढ़ें तो पता चल जाएगा कि सकटार में कौन सी संधि है। तो सकट धन अरि, और सकट में आ है और अरि का आ है, दोनों मिलाकर के दीर्घ हो जाएगा, और पूरा क्या हो जाएगा? सकटारी। और इसमें क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, छठा क्वेश्चन।
छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि है। अब देख लीजिए कि एक मनवंतर दिया है, एक सच्चरित दिया है, एक वागीश दिया है, एक यशोधरा दिया है। ठीक, अब मनवंतर और सच्चरित्र, वागीश, यशोधरा, इन तीनों में से हमको क्या देखना है कि स्वर संधि देखना है। तो स्वर संधि देखते हैं हम लोग किस में होगा। मनु धन अंतर पहला हो गया, दूसरा होगा सत धन चरित्र, तीसरा होगा वाक धन ईश, और चौथा क्या है यशस धन धरा। अब देख लीजिए, यदि स्वर संधि वाली बात आती है, कहते हैं स्वर के बाद स्वर हो तब जाकर के संधि होगा, स्वर संधि होगा। व्यंजन के बाद कोई स्वर हो, चाहे व्यंजन के बाद कोई व्यंजन हो, तो वहाँ व्यंजन संधि होगा। यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है, देखो फिर यहाँ व्यंजन है। इसलिए ये तीनों संधियाँ क्या हैं? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। और मन धन अंतर ये क्या है? स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? यड़ संधि। इसके बाद हम क्या करते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। न्याय शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? अब देखिए कि एकदम जान लीजिए, ये बहुत माइनर पूछा है, बहुत सूक्ष्म तरीके से पूछा है। अगर कोई नहीं समझ पाएगा तो गलत कर बैठेगा। न्याय, पहले हम न्याय शब्द देखते हैं। न्याय शब्द, न्याय, ठीक। अब देख लीजिए, एक दिया है न धन य, आ धन आ। न्याय शब्द को देखते हैं तो न्याय शब्द का जो वर्ण विच्छेद हुआ है यही पूछा गया है प्रश्न में। ना धन य होगा कि आ धन आ होगा कि ई धन आ होगा कि ई धन अ होगा। अब हम सभी देखते हैं कि न्याय का विच्छेद पहले कर लेते हैं। न्याय का विच्छेद जब करेंगे, नी होगा धन आय होगा। क्या होगा? आय होगा। नी धन आय होगा। और कैसे न्याय बन जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। एक संधि है जिसका नाम है यड़ संधि, और वह क्या है? ई क के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ईक के स्थान पर क्रमशः, ईक मीन्स क्या होता है? ई, उ, री और लरी। अब इसी के स्थान पर क्या आ जाएगा? या, व, र और ल। अब यहाँ देख लीजिए ना है, और ना के बाद ई है, तो हम थोड़ा सा अलग जब करेंगे तो ये इसमें से ई आ गया है। ठीक, अब ई आ गया है और क्या आया है? आय है। परिभाषा में कहा गया है ई, उ, री, ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के बाद स्थान पर हुआ, और री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ला हो जाएगा। या ई है, ई के बाद असमान स्वर आया है, ई को क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर यह हो जाएगा। तो न आधा यानी हलंत, आधा मतलब इसे हम हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। और ई को हो जाएगा यह, ई को क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? आय। अब हम इसको जोड़ देंगे। अब यह में आ जुड़ जाएगा और न में कोई स्वर जुड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा न्याय। एक तरह ये हो गया। फिर दूसरा तरीके से जो लिखेंगे हम, ऐसे हो जाएगा न्याय ये। तो ये कहेंगे ई धन आ। ठीक, ई धन आ। चलते हैं आठवां क्वेश्चन देखते हैं। करें मनोरम पद में कौन सी संधि है? मनोरम पद में कौन सी संधि है? बहुत अच्छी बात, कितना अच्छा शब्द है।
यहाँ पर जो है पहले शब्द देखते हैं, शब्द को तोड़ते हैं, तब जान जाएंगे कौन सी संधि इसमें है। अब देख लीजिए मनोरम, ठीक। अब इसमें इसका अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा मन को रमन करने वाला, अच्छा लगने वाला, मन को रमने वाला। तो मन शब्द जब संस्कृत में चलेंगे तो शब्द होता है मनस। क्या होता है? मनस। मनस और धन रम, मनस धन रम। और एक सूत्र आता है स सजसो रू, रू हो गया, रू को ऊ हो गया, ऊ को ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोरम। इसलिए यह संधि होगी विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि हो जाए। चलते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। पराधन अक्ष, पराधन अक्ष वही संधि है, यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध रूप बताइए। है तो विसर्ग संधि और पराधन अक्ष दिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परोक्ष। क्या होगा? परोक्षी। अक्षी अगर है शब्द इस तरह परोक्षी, पराधन अक्षी तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परोक्षी। अगर परोक्ष देता तो परोक्ष होता है, यहाँ अक्षी है, ई की मात्रा दे दिया है तो हो जाएगा परोक्षी। अगर नहीं देता है तो ये परोक्ष होगा, तो ये हो जाएगा परस धन अक्षी। और बराबर क्या हो जाएगा? परोक्ष। ये शुद्ध रूप है। आगे चलते हैं। शीत धन ऋतु शब्द के लिए सही संधि वाले विकल्प का चयन कीजिए। बहुत अच्छा संधि दिया है और इस तरह से प्रश्न आपको बहुत बार पूछता है। लोग क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। शीत धन ऋतु है और पहले देखते हैं संधि वाले विकल्प का चयन करना है। शीत धन ऋतु ये नहीं होगा सही, शीत ऋतु ये भी सही नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं, ये होगा। क्या होगा? शीत ऋतु होगा। कैसे होगा शीत ऋतु? जरा देख लेते हैं हम लोग। शीत धन ऋतु एक संधि है जिसका नाम है गुण संधि है। आ ई उ, आ के बाद अगर ई आए, ए उ आए तो ओ, री आए तो अर, ली आए तो अल, यही होगा। अब सीता इसमें आ गया है अंत में और इसके बाद री है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर अर हो जाएंगे। तो सीता और धन, सीत और तू है। अब ता में आ जोड़ देंगे और यह र ता के ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? शीतर तु। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु होगा। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। इसी तरह से आपका शरद ऋतु हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, हेमंत ऋतु हो जाएगा। ढेर सारे होंगे उदाहरण। आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर बैठेंगे। इसलिए ये तो जानिए एक प्रकार से डेमो क्लास है, ऐसे बता दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, गवेषणा पद का सही संधि विच्छेद होगा। अब देखिए गवेषणा, गवेषणा संधि का सही विच्छेद करना है। अब देखिए गवेषणा का अर्थ ही होता है कि पहले तो होता था गाय खोजने के अर्थ में, लेकिन आज जो इसका अर्थ विस्तार हो गया है। गवेषणा का अर्थ होता है खोजना, ठीक। अब गवेषणा जो है इसको हम विच्छेद में ये आएगा, आपका क्या आएगा? गोधन एषणा होगा। कैसे होगा? एक सूत्र है अवंग स्फोटायनस से, ओ को अब हो जाएगा और गो शब्द जो है ग, ओ का अब हो जाएगा आपका क्या? ग व और धन एषणा है तो हो जाएगा क्या? गवेषणा हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये चौथा सही होगा। आगे चलते हैं, 12वां देखते हैं।
पय धन आदि का शुद्ध रूप है, पय धन आदि का शुद्ध रूप है। वैसे पय शब्द का अर्थ होता है दुग्ध भी होता है, पानी भी होता है, और उसका मूल शब्द जो होता है पयस होता है। क्या होता है? पयस होता है। लेकिन यहाँ मैं समझ रहा हूँ प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। पयस धन आदि और पय आदि, पय आदि अगर पयस नहीं होगा तब यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका? पयादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पयादि होगा। और फिर मैं इसको ढंग से देख करके, और पय आदि भी हो सकता है, पयाद भी इस तरह से, लेकिन क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, प्रिंटिंग में कहीं गड़बड़ी हुई है। तो इसको मैं समझ रहा हूँ पय धन आदि अगर दिया है, पय धन आदि दिया है तो क्या होगा आपका? पय आदि होगा। ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर विसर्ग नहीं होता तो पय आदि हो जाता है। चलते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अपधनमय, अपधनमय है और अपधनमय का शुद्ध संधि युक्त पद है। अपधनमय, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि इनका शब्द जो है शुद्ध खोजिए। एक सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर स्मरण, लेकिन नहीं, उसका भी यहाँ पर नहीं होगा। एक जाहिर सी बात है, कोई शब्द है उसके बाद अगर कोई पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर यदि है तो पहले वाले को भी इसका पांचवा अक्षर होगा। किसका? इसका। ये जो पहले वाले शब्द का वर्ण है इसका पांचवा, अब प है, प का पांचवा अक्षर म ही होगा। यहाँ म है, ये है, तो हो जाएगा क्या? अम्मय, अम्मय। और अम्मय का अर्थ क्या होगा ये भी जान लीजिए। अप मीन्स होता है पानी, और मय मीन्स युक्त, पानी से युक्त, और इसको कह देंगे जलमय। क्या कह देंगे? इसका अर्थ आ जाएगा जलमय, जल से युक्त। तो आपका क्या होगा? तीसरा होगा, तीसरा क्या होगा? अम्मय। आगे चलते हैं, देखते हैं 14वां वाक्धनमय। यही यहाँ भी वही है, पंचमाक्षर वाली बात कही गई है। वाक्धनमय का शुद्ध संधि युक्त पद है, वाक्धनमय। और मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, वाक यहाँ पर हलंत रहेगा और धनमय। संधि करते वक्त प्रथम शब्द के अंत में कोई भी वर्ण हो, उसके तुरंत बाद अगर पंचम अक्षर हो, कोई भी अक्षर पांचवा अक्षर हो, तो ये प्रथम शब्द का जो वर्ण है इसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पांचवा अक्षर ङ होगा, वांग। ये हलंत है, ये भी हलंत हो जाएगा, वांगमय। वांगमय का अर्थ होता है वाणी का विकार, यानी वाणी से युक्त। आगे चलते हैं, हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं और इसका उत्तर होगा। फिर देखते हैं 14वां लाते हैं, 14, इसका उत्तर यही होगा वांगमय, यही होगा चौथा। आगे चलते हैं 15वां प्रधन इक्षक शब्द में कौन सी संधि है? अब आ और ई, प्र में आ है और इक्षक में ई है, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? प्रेक्षक। प्रेक्षक जब हो जाएंगे, प्र आ ई ए, आधन ई बराबर ए, तो हो जाएगा क्या? गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। ऊपर युक्त, अब यहाँ पर देखिए उपर्युक्त शब्द दिए हैं ऐसे, और इनका सही विच्छेद करना है संधि का। अब देख लिए, पहला है ऊपर ये धन उक्त, ये सही नहीं होगा। ऊपर उक्त ये भी सही नहीं होगा। ऊपर धन युक्त ये भी सही नहीं होगा। ऊपर धन उक्त यही सही होगा। और इसमें संधि होगी आपकी यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। और आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ऊपर धन उक्त। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं? निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं? सरोज, यशोदा,
निरोग, और क्या दिया है, मनोयोग। और ये पूछ रहे हैं विसर्ग संधि इसमें नहीं। मैं आपको तोड़ के दिखा दूंगा तो आप जान जाएंगे कि इसमें विसर्ग संधि नहीं। पहला आपका है सरोज, तो इसका हम विच्छेद करेंगे सरस, सरस धन ज, सरस धन ज, तालाब में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। हाँ, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक, एक हो गया विसर्ग संधि। दूसरा है यशोदा, तो इसका विच्छेद होगा यशस धन दा। हाँ, यहाँ भी, और विसर्ग कैसे दिखा दें, यशा सरह धन होगा, सरह धन ज, यशह धन दा, ये बाद में स हो जाएगा, स का र हो जाएगा। फिर देखते हैं मानस धन योग होगा, तीसरा मानस, और स का क्या हो जाएगा, मनः, मनः धन योग होगा। तो इसलिए तीनों क्या है आपके विसर्ग हैं, तीनों विसर्ग, सरोज, यशोदा और मनोयोग। लेकिन निरोग जो है यह संधि, इसमें विसर्ग संधि नहीं है, इसमें क्या है, नी उपसर्ग है और रोग शब्द है, इसलिए निरोग में विसर्ग संधि नहीं है, सब में विसर्ग संधि है। इस प्रकार से निरोग शब्द में कोई संधि नहीं है, वह उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, नी, और रोग शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग 18वां। चलिए, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं, देखिए कितना पूछा है। मरुत धन धारणी, अनुधन इच्छा, अभिधन ईप्सित और अनुधन एसड़ा। कह रहे हैं कि किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि किस में सही नहीं। अब पहले देखते हैं, हम चौथे शुरू करते हैं। अनुधन एसड़ा क्या होगा, अनुधन एसड़ा, ये संधि है इसमें। अभिधन ईप्सित, अभिधन ईप्सित, इसमें भी संधि है। अनुधन इच्छा, इसमें भी शब्द है, संधि है। अब कह रहे मरुत धन धारणी, तथा ध, दूसरे शब्द में चतुर्थ वर्ण है वर्ग का, तथा द ध, और पहले क्या दिया है, त। मरुत धन धारणी, मेरे हिसाब से मरुत धारणी जो हुआ है तथा द का, इसमें भी संधि है। कौन सी संधि है, जस्ट संधि है। प्रिंटिंग में कहीं गड़बड़ी, तो ये देखिए त का द हो गया है, मरुत धारणी हो गया, क्या हुआ है, मरुत धारणी। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा सभी में संधि है, सब में संधि है, कहीं गलत नहीं है, सभी में सही है। इसमें जस्त संधि है, कौन सी संधि है, जस्त संधि है। इसमें यड़ है, इसमें दीर्घ है, इसमें भी यड़ है। आगे चलते हैं हम लोग 19वां। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, शिशुधन ऐक्यम, शिष्वैक्यम, गोधन इंद्र गवेंद्र, षटधन मुख षडमुख, चतुष्धन कपाल चतुर्धन कपाल होना चाहिए। वैसे गोधन इंद्र ये भी गलत कर दिए हैं, दूसरा भी गलत कर दिए हैं। इनका होना चाहिए था गवेंद्र होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गवेंद्र होना, लेकिन ये क्या कर दिए, गावेंद्र कर दिए हैं। इसलिए अगर आ की मात्रा नहीं होती ये भी सही रहता। और इसमें चतुर्धन कपाल है, तो यहाँ होना चाहिए था चतुष कपाल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, चतुष कपाल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या कर दिए हैं, चतुर कपाल कर दिए हैं, ये गलत है। और मेरे हिसाब से यहाँ गवेंद्र होना चाहिए था, लेकिन आ की मात्रा कर दिए हैं, ये भी गलत है। लेकिन गवेंद्र जब रहेगा सही रहेगा। शिष्टधन ऐक्यम ये भी सही है, ये भी सही है, आ की मात्रा की वजह से गलत है। और षटधन मुख है और ट का ड हो गया है, इसमें जस्ट संधि है, ये भी सही है। केवल चतुष्धन कपाल जो चतुर कपाल दे दिया, यह गलत है, यह गलत है।
आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ? सुख धन ऋतः, सुख धन ऋतः सुखार्थ। यहाँ पर एक सूत्र आता है ऋतेन तृतीया च सुखेन ऋतः सुखार्थ, ये भी सही है। परम धन ऋतः परमार्थ, ये भी सही है। मृत धन अंडः मार्तंडः, मृत का अंड मार्तंडः, कुल धन अटा कुलटः, सही संधि कार्य नहीं हुआ। मृद धन अंडः मार्तंडः मार्त सुखेन ऋतः, हाँ सुख ऋतः सुखेन ऋतः लगभग सही है। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन है जब आप क्लास करेंगे और इसमें भी आप कहेंगे कि कुलटा सुखार्थ परमार्थ तीनों में सही है और यही कुछ गलत लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ, इसको भी मैं कल के वीडियो में फिर से इसको जो है क्लियर कर दूंगा और बाकी तीनों सही हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, ई धन री में संधि है। जैसा कि अभी आगे वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया है कि इक के बाद ई उ रीली के बाद असमान स्वर आए तो ई उ रीली के स्थान पर य व र ल हो जाता है, जिसे हम यड़ संधि कहते हैं। तो ई और री में संधि जो हुआ है वह क्या है? यड़ संधि है। बस मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा केवल आपको डेमो के रूप में दे रहा हूँ और आपकी ऑफलाइन क्लास 1 अप्रैल से चलेगी। जो लोग पढ़ना चाहते हैं इच्छुक लोग आ करके सुपर टेट का संस्कृत का बैच जो है 1 अप्रैल से शाम 4 बजे से चलेगा। आप लोग ऑनलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं सुपर टेट का। साथ में अगर संस्कृत आपके मित्र भाई बंधु कोई भी हो, अगर टीजीटी संस्कृत, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट संस्कृत यदि पढ़ना चाहते हैं, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से बताइए। आ करके केवल एक बार जो है वो क्लास अटेंड करें, उसके बाद जाने हाँ किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। बाद में अगर उनको पढ़ना है टीजीटी पीजीटी, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी 4 या 5 हज़ार वैकेंसी आ रही है टीजीटी पीजीटी की, और भरसक प्रयास करेंगे कि आपके एरिया में, इस गांव कहें या कस्बा कहें कप्तानगंज में, मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और उन लोगों को इलाहाबाद या लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बेचारे भाई लोग हैं, कुछ कहें कि पैसे का अभाव है, इलाहाबाद नहीं जा पा रहे हैं, यहीं पर आकर के अध्ययन कर सकते हैं, उनको बढ़िया सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।